3-4 रोज इसी तरह गुजर गए। इस दौरान प्रोफेसर जॉनथन हर रात मुझसे मुलाकात करता था। बट के बारे में उसने बताया था कि वो 2-3 बार कबीले में आ चुका है और उसके साथ वही लड़की सानी होती है। बट वहां खबरें ला कर देता है। प्रोफेसर ने बट की शख्सियत पर तबसरा करते हुए कहा, ये शख्स अजीबोगरीब फितरत का मालिक है। मैंने कहा, हाँ प्रोफेसर, इंतहाई कारामद और वफादार आदमी है। और फिर आखिरी इत्तला भी बड ने ही प्रोफेसर जॉनथन को पहुंचाई थी और प्रोफेसर ने वो इत्तला मुझ तक पहुंचाई थी। प्रोफेसर ने पुरजोश लहजे में कहा, मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है अली जब हमें ऑपरेशन करना होगा। कल की रात, यकीनन कल की रात हमारे लिए अहमियत की रात है। मैंने कहा, खैरियत प्रोफेसर, कोई नई बात मालूम हो गई? वो बोला, कल रात कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी और कुर्बानी की ये रस्म मोज़ेल अपने हाथ से अदा करेगा। मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, वेरी गुड, इत्तला कहाँ से मिली? वो बोला, उसी हैरत अंगेज आदमी ने ये इत्तला दी है और न सिर्फ इत्तला दी है बल्कि ये भी बताया है कि वो 3 अफराद कौन हैं जिन्हें कुर्बान किया जाएगा। मोज़ेल इनकी कुर्बानी को अपने हाथों से अंजाम देगा। मैंने कहा, तो प्रोफेसर अब इस सिलसिले में मंसूबा क्या है? जॉनथन ने कहा, इसी पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ अली। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। जॉनथन काफी देर तक खामोश रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मैंने कहा, प्रोफेसर, यकीनन जो मंसूबा आपके जहन में होगा वो मेरे मंसूबे से बेहतर ही होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको अपना मंसूबा बता दूं। प्रोफेसर ने खुश दिली से कहा, हाँ जरूर, बल्कि ये ज्यादा बेहतर बात होगी। मैंने कहा, प्रोफेसर, मेरे ख्याल में वाकई इससे बेहतर मौका हमें और कोई नसीब नहीं होगा। कल हम पूरा रिस्क लेंगे। हमारे तमाम आदमी अपने अपने हथियारों को संभाल कर उस मजमा अजीम में शामिल होंगे और ऐसी जगहों पर पोजीशन ले लेंगे जहां से कार्रवाई करने वालों से निपटा जा सके। दूसरा काम ये होगा कि ओटोकान को उसकी जगह से वापस बुला लिया जाए। मैंने कहा और फिर तफसील के साथ पूरा मंसूबा प्रोफेसर के सामने बयान कर दिया। प्रोफेसर ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर बोला, लेकिन इसके लिए हमें मजीद कुछ कार्रवाइयां भी करना पड़ेंगी। यानी उस वक्त तो हम छुपते छुपाते बुत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद में उस अंदरूनी निजाम को कंट्रोल करने वालों से भी निपटना होगा। मैंने कहा, बाद में नहीं प्रोफेसर, बल्कि पहले ही हम किसी भी तरह इन लोगों को नाकारा बना देंगे। वो बोला, किसी भी तरह वाली बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में बड की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। प्रोफेसर बोला, बहुत ही मुश्किल मरहला होगा। मेरे अपने मशवरे के मुताबिक इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दो। बड के सुपुर्द उन लोगों को संभालने की जिम्मेदारी कर दो। मैं और ओटोकान अंदरूनी हिस्से में चले जाते हैं और तुम बाहर के मामलात संभालो। इसके लिए अपने साथियों का इंतखाब कर लो ताकि मोज़ेल के अतराफ में उसके मुहाफिजों को संभाला जा सके। मैंने कहा, यकीनन प्रोफेसर, इस सिलसिले में मैं 5 आदमियों को मुंतखब करूंगा जो मुसल्ला होंगे और हर उस शख्स को हलाक कर देंगे जो मुदाखलत करेगा। हम कोशिश करेंगे कि खुद बोनिका के लोग उन लोगों से निमट लें और हमारे आदमी महफूज रहें। जॉनथन से मुख्तलिफ उमूर पर काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। यकीन नहीं आता था कि मैं इतनी जल्दी कामयाबी से हमकनार हो जाऊंगा, लेकिन इस सिलसिले में ये अमर भी यकीनी था कि प्रोफेसर जॉनथन और बड ने मेरी भरपूर मदद की थी। खास तौर से प्रोफेसर जॉनथन अपने फन में यकता था। वो इतना ज़हीन आदमी था कि लम्हे भर में बात की तह तक पहुंच जाता था। बहरहाल अब मुझे इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके आने वाले दिन के बारे में सोचना था। फिलहाल मुझे कोई काम नहीं था। तमाम इंतजामात अब प्रोफेसर को करना थे, मुझे सिर्फ वक्त पर अमल करना था। ताहम इस सिलसिले में मैंने बहुत सी बातें जहन में रखी थीं और अपने काम के लिए पूरी तरह तैयार था। एक मरहला होंदू से मुलाकात का अभी बाकी था जिसके लिए मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। चुनाचे मैं उसी वक्त होंदू की जानिब चल पड़ा और खासा तवील फासला तय करके बिलाखिर उसके झोंपड़े में पहुंच गया। होंदू अपने झोंपड़े में मौजूद था। ऐना अलबत्ता मौजूद नहीं थी, वो सो रहा था। मेरे कदमों की चाप पर उसका सांप फुनकारने लगा तो वो खुद भी जाग गया और उठ कर बैठ गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगा तो मैंने कहा, होंदू, मैं एली हूँ। वो बोला, ओ हाँ, मैंने पहचान लिया, आओ बैठो। मैंने कहा, होंदू, मैं अपने मिशन की तकमील के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुका हूँ और अब सिर्फ आखिरी मरहला बाकी रह गया है। उसने उसी अंदाज में कहा, बैठो, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें इत्तला देना जरूरी समझता हूँ होंदू। इस मरहले पर अगर तुमसे मुमकिन हो सके तुम मेरी मदद भी करो। वो बोला, मुझे तफसील बताओ अगर मुनासिब समझो। मैंने कहा, तफसील ज्यादा तवील नहीं है होंदू, कल कुर्बानी की रात है ना? वो बोला, हाँ, उन 3 बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है जिन्होंने यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी। ये तीनों ही तालीम याफ्ता नौजवान हैं और मोज़ेल के इस मंसूबे के खिलाफ हैं जो उसने बनाया है। जानते हो ये तीनों कौन हैं? मैंने कहा, नहीं होंदू, मैं नहीं जानता। वो बोला, उनका ताल्लुक चेकोस्लोवाकिया से है।
तीनों ही मोज़ेल के कारिंदे थे और यहाँ उसके लिए नुमाया काम अंजाम दे रहे थे। लाइन ऑफ क्रूजल के सिलसिले में मोज़ेल ने जो मंसूबा बनाया है, उन्होंने कहीं दौरान गुफ्तगू उसका तस्करा करते हुए उसकी मुखालिफत कर दी थी। और मोज़ेल कभी किसी ऐसे आदमी को माफ़ नहीं करता जो उसके मकासद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाले। उसने तस्दीक की और उन लोगों से पूछा कि ये हकीकत है क्या कि उन्होंने मंसूबे की मुखालिफत की है। तब उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया और मोज़ेल ने खुशी से गर्दन हिलाते हुए कहा कि वो उन लोगों से खुश होता है जो खुद अपनी ज़बान भी रखते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं। फिर उसने उनसे बहुत ही फराख दिली से सवालात किए और पूछा कि वो इस मंसूबे के खिलाफ क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बेघर और बेखानमा फ़लस्तीनियों से हमदर्दी रखते हैं। मोज़ेल ने उनसे पूछा कि अगर वो मोज़ेल के खिलाफ हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो उन्हें वापस भिजवा सकता है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर मोज़ेल उन पर यह इनायत करता है तो वो हमेशा उसका एहतराम करेंगे। मोज़ेल ने उनसे ये भी सवाल किया कि वो बैरूनी दुनिया में जाकर उसके मंसूबे को दूसरों के सामने लाएंगे। इस पर वो तीनों खामोश रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। चुनांचे उसी रात वो तीनों अपनी अपनी जबानों से महरूम हो गए। मैं उछल पड़ा, क्या? होंदू ने कहा, उनकी जबानें किसी नामालूम तरीके से बंद कर दी गई हैं और वो खुद बोलने के काबिल नहीं रहे। तुम उनके कर्ब का अंदाजा नहीं कर सकते। वो पागलों की तरह मुंह से कूं कूं की आवाजें निकालते फिरते थे, लोगों को अपना हाल बताने की कोशिश करते थे। लेकिन मैंने कहा, हाँ हाँ आगे कहो होंदू। वो बोला, लेकिन उनके हाथों की उंगलियां भी उनका साथ नहीं देती थी कि वो लिखकर ही किसी को अपने हाल से आगाह कर सकें। इन लोगों के हाथ भी मफलूज हो चुके थे। मैंने गहरी सांस ली। ओह। होंदू ने कहा, मोज़ेल ने विच डॉक्टरों को इनके इलाज के लिए मामूर किया है और उनसे कहा है कि इन मजलूम लोगों की कुव्वत गोयाई वापस लाई जाए। लेकिन कौन विच डॉक्टर अपनी जड़ी बूटियों को ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है जो मोज़ेल को नापसंद हो? चुनांचे सब ने माजूरी का इजहार किया। फिर मोज़ेल ने दर्द भरे अंदाज में कहा कि वो उन लोगों की बेबसी और बेचारगी नहीं देख सकता। चुनांचे बेहतर है कि उन्हें बुत के कदमों में कुर्बान कर दिया जाए और कल की रात कुर्बानी की रात है। मोज़ेल अपने दुश्मनों को इसी तरह अजियतें दे देकर मारता है, लेकिन कुर्बानी के इस राज से तुम क्या फायदा उठाना चाहते हो अली? मैंने कहा, होंदू, मोज़ेल की कल की रात उसकी आखिरी रात है और हम कोशिश करेंगे कि वो उन तीनों को हलाक न कर सके। होंदू ने पूछा, मगर किस तरह? मैंने कहा, तुम मेरा साथ दोगे होंदू? इस काम में सिर्फ मैं और तुम ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग शरीक होंगे। होंदू ने कहा, मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा उस वक्त जब कुर्बानी दी जा रही होगी। अगर तुम अपने दिल में वाकई स्टीफन ब्राकोडा के लिए नफरत का एहसास रखते हो और तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम स्टीफन ब्राकोडा को फना कर दो, तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए होंदू। इसी में तुम्हारी निजात पोशीदा है। बाकी मैं किसी बात के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। होंदू चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, मुझ पर एतमाद करो अली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, ठीक है होंदू, मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ। उस वक्त जब मोज़ेल यानी स्टीफन ब्राकोडा उन तीनों की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा तो तुम मेरे साथ चबूतरे के नजदीक होगे और उन लोगों की निशानदही करोगे जो स्टीफन ब्राकोडा के खास साथी हैं, ताकि उन्हें मौके पर ही हलाक कर दिया जाए। होंदू ने कहा, ओह, क्या तुम इसके लिए बाकायदा तैयारियां कर चुके हो? मैंने कहा, हाँ, तैयारियां मुकम्मल हैं। वो बोला, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और अभी इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, मैं खुद भी यही चाहता था होंदू कि तुम्हें ये तफसील बताने के बाद तन्हा न छोड़ूं। होंदू ने कहा, बिल्कुल, तुम इसमें हक बजानिब हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने उसे पूछा, ऐना कहाँ है? वो बोला, ऐना महफूज जगह है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो खुद भी ज़हीन लड़की है, तुम उसके बारे में फिक्रमंद ना हो। मैं खामोश हो गया। होंदू उसी वक्त तैयारियां करके मेरे साथ निकल आया। रात खत्म होने को थी। हम लोग चट्टानों की आड़ में छुपते छुपाते बस्ती के अंदरूनी हिस्से में निकल आए। यहाँ हम सूरत हाल का जायजा लेते रहे। होंदू इस दौरान मुझे बताता रहा कि बस्ती के कौन कौन से मकानात में मोज़ेल के खुसूसी आदमी रहते हैं। सुबह हो गई और वक्त गुजारना मुश्किल होने लगा। हम लोग जहाँ तक मुमकिन हो सका दूसरों की निगाहों से बचते रहे। मुझे अंदाजा नहीं था कि प्रोफेसर जोनाथन अपने इंतजामात में किस हद तक कामयाब हो चुका है, लेकिन शाम होने से कुछ पहले मैं टहलता हुआ उस तरफ निकल गया जहाँ मेरे साथी क़याम पजीर थे। मुझे यहाँ अजनबी निगाहों से देखा गया क्योंकि विच डॉक्टर मेहमान कबीलों में जरा कम ही जाते थे। प्रोफेसर जोनाथन या दूसरे अफराद मुझे कहीं नजर नहीं आए, जिसका मतलब यही था कि वो अपनी जिम्मेदारियों के सिलसिले में मसरूफ थे। सूरज छुप गया और हम एक चट्टान की आड़ में जा बैठे तो थोड़ी ही देर के बाद प्रोफेसर जोनाथन मुझे तलाश करता हुआ वहां पहुंच गया। होंदू को देखकर वो चौंका, लेकिन मैंने उससे कहा, घबराओ नहीं प्रोफेसर, होंदू मेरा साथी है। प्रोफेसर ने कहा, ओ ये बात है मिस्टर अली, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। 8 अफराद मुंतखब किए गए हैं जो चबूतरे के नजदीक तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे। उन्हें हिदायत कर दी गई है कि उन्हें क्या करना है। बाकी तमाम काम भी मुकम्मल हैं और तुम किसी काम के लिए भी परेशान नहीं होगे। मैंने कहा, अल्फाज वही होंगे जो हमारे दरमियान तय पाए हैं।
प्रोफेसर बोला हाँ, और ऐन वक्त पर। मैंने पूछा दीगर मामलात की क्या पोजीशन है। प्रोफेसर ने गोलमोल से लहजे में कहा मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है क्योंकि आज अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा ठीक है प्रोफेसर, मैं मुतमईन हूँ, जो इंतजामात आप कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर कमजोर नहीं होंगे। प्रोफेसर ने कहा इस तरह गुफ्तगू न करो, ये हमारी जिंदगी का अहम तरीन मसला है। ओह, मैं चलता हूँ। ये ढोल बजने की आवाज गालिबन इस बात का इजहार करती है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बान गाह की जानिब लाया जा रहा है। होंदू ने प्रोफेसर की बात की तायद कर दी और जब उसने अंग्रेजी में ये कहा कि मिस्टर जॉनथन ठीक कहते हैं तो प्रोफेसर जॉनथन भी चौंक पड़ा। मैंने कहा होंदू के बारे में मैं आपको मुख्तसर सी तफसील बता चुका हूँ प्रोफेसर। प्रोफेसर ने कहा हाँ, ये बात मेरे जहन से निकल गई थी। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर वो एक तरफ चल पड़ा। मैं और होंदू भी तैयार थे, लिहाजा प्रोफेसर के जाते ही उठ खड़े हुए और कुर्बानी के चबूतरे की जानिब चल पड़े। सुनहरा देवता बाजबरूत अंदाज में खड़ा हुआ था और उसके कदमों के नीचे खलकत जमा होती जा रही थी। ढोल की आवाज पता नहीं किस समत से आ रही थी, लेकिन लोग कुर्बानी के चबूतरे के करीब पहुंचने लगे थे। इनमें तमाम कबीलों के लोग शामिल थे और इस तरह बोनिका में मौजूद तमाम ही अफराद कुर्बानी के चबूतरे के गिर्द जमा होने लगे थे। मुझे सिर्फ इस बात का खौफ था कि जहाँ जो कत्लो गारतगरी होगी उसमें बेगुनाह भी मारे जाएंगे, लेकिन अपने मिशन की तकमील के लिए मैं आंखें बंद करके अमल करने का इरादा रखता था। अगर बेगुनाहों की मौत को जहन में रखा जाता तो फिर इस काम की तकमील मुमकिन नहीं होती। इस तरह लाइन ऑफ क्रूजल का मंसूबा स्टीफन ब्राकोडा के हाथों तबाह हो जाता। मैं अपने तौर पर अपने आप को तैयार कर चुका था। कुर्बानी के चबूतरे के नजदीक हमने मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी पोजीशन संभाल ली जहां से हम बेहतर तौर पर कार्रवाई कर सकें। फिर बहुत दूर से मशलें नजर आईं। उन मशलों की छांव में कुर्बान करने वालों को लाया जा रहा था। मैं किसी कदर बुलंद जगह पर खड़ा हुआ था और दूर दूर तक का मंजर मेरी निगाहों के सामने था। इस दौरान मैंने ये देखने की कोशिश की थी कि सानबीन कबीले के रूप में जो लोग यहाँ आए हैं वो कहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह दूसरे लोगों में जम कर लिया था कि उनके बारे में अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन ही था। मशलों का जुलूस नजदीक आता जा रहा था। सामने के हिस्से से कुछ लोग चीखते चिल्लाते भयानक आवाजें निकालते हुए चले आ रहे थे और पीछे एक हल्का सा बना हुआ था। उनके दरमियान वो बदनसीब थे जिनको कुर्बान किया जाने वाला था, लेकिन जब करीब से मैंने उन चेक बाशिंदों को देखा तो मुझे हैरत हुई क्योंकि उन पर भी वैसा ही अफ्रीकियों का सा मेकअप था। स्टीफन ब्राकोडा ने उन पर बड़ा जुल्म किया था। वो बेचारे तो अपनी मजलूमियत का इजहार भी नहीं कर सकते थे। उनके हाथ मफलूज कर दिए गए थे और जबानें गुंग कर दी गई थीं। उसके बाद सिवाय बेबसी से आंखें फाड़ फाड़ कर दूसरों को देखने के अलावा और कुछ करना उनके बस में नहीं था, लेकिन इन मजलूमों को जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी थी। थोड़ी देर के बाद वो सब चबूतरे के नजदीक पहुंच गए और उन तीनों को कुर्बानी के चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया। फिर जब मजीद कुछ रात भीगी तो एक बार फिर शोर हुआ और अब वो खतरनाक शख्सियत सामने आ रही थी जिसका नाम स्टीफन ब्राकोडा था। दिल की कैफियत उस वक्त अजीब से अजीब तर होती जा रही थी और मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। 16 आदमियों ने मिलकर वो तख्त उठा रखा था जिस पर एक कवि हैकल शख्स सवार था। वो अफ्रीकी हुलिये में था, यानी नंग धड़ंग, कमर में एक चौड़ी बेल्ट बंधी हुई थी, सर पर परों का ताज, बदन पहलवानों का सा ही था लेकिन रंग अफ्रीकियों का सा। जिस्म पर बेशुमार नक्श निगार बने हुए थे, जगह जगह सुर्ख धब्बे नजर आ रहे थे। ये गालिबन याकूत थे जो चमक रहे थे। इस तरह उसकी शख्सियत बड़ी बारोब और हैबतनाक हो गई थी। चेहरे पर जो रंग इस्तेमाल किए गए थे वो फ्लोरोसेंट थे, यानी जो याकूतों की रोशनी में चमक रहे थे। स्टीफन ब्राकोडा ने अफ्रीका के इन जाहिल वहशियों को मुतासिर करने के लिए खुद को जिस अंदाज में रोशनास कराया था वो उसमें बहुत कामयाब था। उसकी ये वज़ाक़ता और शोबदेबाजियाँ उन बेचारे तवहम परस्तों को अपना अकीदतमंद बनाने के लिए काफ़ी थी। स्टीफन ब्राकोडा उस तख्त से नीचे उतर आया जो उन 16 अफराद के कांधों पर रखा हुआ था। वो बिलाशुबा देव हैकल था और उसे एक अच्छा खासा रेसलर कहा जा सकता था। बदन की बनावट भी इस बात का मजहर थी कि उसने अपनी सेहत का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा है। चौड़ा सीना, भरे भरे बाजू, उसी अंदाज की रानें और पिंडलियां, यूं लगता था जैसे वो अपने जिस्म को सख्त मुशक्कत का आदी बना चुका हो। वो किसी देव हैकल पहलवान की मानिंद खड़ा हो गया। उसके नजदीक पत्थर के एक प्याले में एक चौड़ा खांडा रखा हुआ था। कैदी उसे देखकर थर थर कांपने लगे थे। स्टीफन ब्राकोडा गहरी निगाहों से इधर उधर देख रहा था और फिर चंद लम्हात के बाद उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए तो मजमे की भिनभिनाहट खत्म हो गई। गोया कुर्बानी का वक्त करीब आ गया था। स्टीफन ब्राकोडा ने चंद लम्हों तक हाथ उठाए रखे और फिर उसकी गरजदार आवाज उभरी। काली वादी के रहने वालों, अजीम देवता के लिए कुर्बानियां देने वालों, देवताओं की रहमत हो तुम पर। तुम जानते हो कि तुम्हारा मुज़ैल हमेशा तुम्हारे लिए परेशान रहता है और सोचता रहता है कि किस तरह तुम पर बरकतों का नुज़ूल हो।
देवता सुर्ख खून की कुर्बानी चाहते हैं, सो हम काली वादी में सुर्खी बखेरने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। सुनो बाहर से आने वालों, मुख्तलिफ कबीलों के बाशिंदों और बोनिका के सरफरोशों, आज 3 आदमियों की कुर्बानी तलब की जा रही है जो हमसे देवता ने मांगी है, और हम अजीम सुनहरे देवता के कदमों में 3 अफराद की कुर्बानी देकर अपने लिए जो बरकतें हासिल करेंगे उनकी इंतहा न होगी। तुम्हारी खुशहाली करीब से करीब तर आती जा रही है और वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जिसका तुम सदियों से तसव्वुर करते आए हो। सुनो, कुर्बानी की रस्म पूरी करने का वक्त आ गया है। इन तीनों जवानों की कुर्बानी हमारे लिए रहमतों की बारिश बरसाएगी। उसी वक्त एक तेज रोशनी फजा में फैलने लगी और लोगों की हैरत ज़दा निगाहें मुजस्मे की जानिब उठ गईं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत खुद स्टीफन ब्राकोडा के चेहरे पर थी, मोज़ेल या उन लोगों के देवता के नुमाइंदे की। वो ताज्जुब से बुत के अंदर से झलकने वाली रोशनी को देख रहा था और मेरी शरियानों में खून ठोकरे मार रहा था। मैं जानता था कि ये रोशनी स्टीफन ब्राकोडा के ईमा पर नहीं की गई, बल्कि इसके पसे पर्दा जोनाथन का हाथ है। तभी एक भारी और गरजदार आवाज उभरी, बोनिका के लोगों, तुम्हारा देवता बराह रास्त तुमसे इसी तरह से मुखातिब है जिस तरह इससे पहले होता रहा है। मेरे नाम पर दी जाने वाली कुर्बानियां मैंने कबूल की, लेकिन वो झूठे लोग जो मेरे नाम पर बोनिका के मासूम लोगों को धोखा दें, मेरे नजदीक मोतबर नहीं हो सकते। ये कुर्बानी नहीं ली जाएगी क्योंकि कुर्बानी देने वाला जो शख्स सामने खड़ा है वो मोज़ेल नहीं है, बल्कि मोज़ेल का कातिल है। हाँ, इसी शख्स ने मोज़ेल को कत्ल करके उसका रूप धार लिया है। तुम अगर इसका चेहरा धोकर देखोगे तो तुम्हें एक और शक्ल नजर आएगी। ये तुम्हारा मोज़ेल नहीं बल्कि मोज़ेल का कातिल है। इसने तुम्हारे मोज़ेल को कत्ल करके खुफिया तौर पर उसकी जगह ले ली है और उसके बाद से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। और सुनो बोनिका वालों और बाहर से आने वालों, तुम लोग इस शख्स के धोखे में आ गए। इस शख्स के जो तुम्हारा मोज़ेल नहीं और मेरा नुमाइंदा नहीं है। ये झूठ बोलता है। ये कहता है कि लाइन ऑफ क्रूजल के बासी तुम्हारे दुश्मन हैं। वो तो मासूम लोग हैं। वो तो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और इसके बाद चले जाएंगे। तुम्हारा मोज़ेल तुमसे हमेशा सच बोलता था, लेकिन ये शख्स जो मोज़ेल नहीं है, इसने तुम्हें धोखा दिया है, बहकाया है, और बहकाने वालों की सजा बिलाखिर मौत है। तुम इसे मौत की सजा दो। मोज़ेल के रूप में जो शख्स मौजूद है, इसको और इसके एक एक साथी को चुन चुन कर ख़त्म कर दो। मैं तुम्हारा देवता तुम्हें असल मोज़ेल दूंगा। हाँ, मैं उस मोज़ेल को जिंदा कर दूंगा जिसे इस शख्स ने अपने हाथों से हलाक कर दिया है। टूट पड़ो इन तमाम लोगों पर। लेकिन ठहरो, अगर अपनी तसल्ली चाहते हो तो अपने करीब खड़े किसी विच डॉक्टर से दरखास्त करो कि वो इस शख्स का चेहरा धोकर तुम्हें दिखाए, फिर तमाम असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। फौरन ही चंद अफराद खड़े हो गए और उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया कि मोज़ेल अपना चेहरा दिखाए। स्टीफन ब्राकोडा साकित तो जामिद खड़ा रह गया था। वो उस वक्त भी कुछ नहीं बोला जब होंदू और एक विच डॉक्टर उसकी तरफ बढ़े और उसके दाएं बाएं खड़े हो गए। होंदू ने फुर्ती से अपने लिबास में हाथ डालकर चौड़े मुंह की एक बोतल निकाली और उसका ढकना खोलकर बोतल में मौजूद जड़ी बूटियों का महलूल ब्राकोडा के चेहरे पर फेंक दिया। इस अचानक उफ्ताद से वो बौखला गया। उसके दोनों हाथ फौरन अपने चेहरे पर गए, फिर वो अपनी आंखें मलने लगा। गालिबन महलूल उसकी आंखों में भी चला गया था, लेकिन उसने संभलने में भी देर न लगाई और तेजी से होंदू और विच डॉक्टर की गर्दनें दबोच ली। जड़ी बूटियों का मखसूस महलूल अपना असर दिखाने लगा और उसके चेहरे से मेकअप साफ हो गया। अब स्टीफन ब्राकोडा अपनी असल शक्ल में सबके सामने मौजूद था। मैं ये तमाम कार्रवाई देख रहा था। जो ही उसने होंदू और दूसरे विच डॉक्टर की गर्दनें पकड़ी, मैंने पिस्तौल निकाल लिया और फिर मैंने एक लम्हे के लिए अपने अतराफ में देखा। ब्राकोडा की असल शक्ल नुमाया होते ही लोगों में बेचैनी फैल गई थी। दफतन मोज़ेल ने उन दोनों के सर आपस में टकराए और फिर बरकरफ्तारी से अपने अकब में छलांग लगा दी। मुझे एक लम्हे की ताखीर हो गई। मैंने जो फायर किया था वो बुत के घुटने में जाकर लगा। स्टीफन ब्राकोडा छलांग लगाकर बुत के पीछे गायब हो गया, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी जानिब शदीद हंगामा शुरू हो गया था जिसमें गोलियां चलने की आवाजें शामिल थीं। एक तूफान, एक कयामत बरपा थी, लेकिन मैंने मोज़ेल को फरार होते हुए देख लिया था। वो बहुत लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था। मुझे भी उस वक्त अपने बदन की तमाम कुव्वत इस्तेमाल करना पड़ी। मैं उस कमबख्त का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। स्टीफन ब्राकोडा का निकल जाना मेरे लिए कयामत साबित हो सकता था, क्योंकि उसी शख्स का तो सारा मामला था, लेकिन वो दौड़ने में भी बहुत तेज मालूम होता था। देखते ही देखते वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। चंद लम्हों के बाद जब मैं पत्थर की एक चट्टान से नीचे उतरा तो मैंने उसे दूर से देख लिया। वो उसी वादी की जानिब जा रहा था जहां हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब देखना ये था कि स्टीफन ब्राकोडा को अगर हेलीकॉप्टर उड़ाने में नाकामी हो तो उसके बाद वो क्या करेगा। इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। जाहिर है उस वादी में उतरने की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टीफन ब्राकोडा या तो उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेगा या फिर कहीं सुरंगों में रूपोश हो जाएगा। इस बात के इम्कानात भी थे कि उसके पास फरार का कोई और जरिया हो। चुनाचे मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो गारों ही में कहीं पोशीदा रहेगा या यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा।
उसकी कुर्बानी के चबूतरे से भाग जाने का मुझे शदीद रंज था। मैंने तेजी से इधर उधर निगाहें दौड़ाईं और कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जो बुलंद हो और जहां से मैं दूर दूर तक निगाह दौड़ा सकूं। मैं जानता था कि हेलीकॉप्टर अब नाकाबिल इस्तेमाल है और स्टीफन ब्राकोडा अब उसके जरिए फरार नहीं हो सकेगा। वो मेरे हाथों से निकल तो गया था, लेकिन अब मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।